हिंदुस्तान एक कृषि प्रधान देश है और इसके अंदर एक एग्रीकल्चर ईयर में 3 फसलें ली जाती हैं। एग्रीकल्चर ईयर 1 जुलाई से 30 जून तक रहता है। इसके अंदर खरीफ, रबी और जायद की फसल ली जाती है। खरीफ की फसल जून जुलाई महीने में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। रबी की फसल को अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और मार्च अप्रैल में काटा जाता है। और जहां पर पानी की व्यवस्था होती है वहां पर जायद फसल को मार्च अप्रैल में बोया जाता है और जून तक उसे काट लिया जाता है। खरीफ की मुख्य फसलें गंवार, बाजरा, मूंगफली, उड़द, अरहर, सोयाबीन, गन्ना, कपास, चावल, मूंग, मोठ है। रबी की मुख्य फसलों के अंदर गेहूं, चना, जौ, जवार, तारामीरा, सरसों होती है। जायद की फसलों के अंदर खरबूजा, तरबूजा, खीरा, काकड़ी आती है। जब हम लोग दुनिया के अंदर भारतीय कृषि की बात करते हैं तो पाते हैं कि दुनिया की जो कुल कृषि है उसका 11.24% हिंदुस्तानी कृषि का हिस्सेदारी है और दुनिया की जो कुल सिंचाई के साधन है उसका 4% हिंदुस्तान के अंदर है। भारतीय कृषि का जीडीपी में हिस्सेदारी 16.5% है और यहाँ पर ये 43.5% लोगों को रोजगार देती है। भारतीय कृषि की जो वर्तमान स्थिति है उसके अंदर ये 3.2% की दर से बढ़ोतरी कर रही है। हमारी जो हिंदुस्तान की 2015-16 का जो एग्रीकल्चर सेंसस है उसके अकॉर्डिंग जो एवरेज जोतों का आकार है वह है 1.08 हेक्टेयर। हिंदुस्तान की 18% आबादी जो कि विश्व की कुल आबादी की हिस्सेदारी है उसके फूड, फाइबर एंड फीड की व्यवस्था भारतीय कृषि के द्वारा की जाती है। फसल उत्पादन में चावल व गेहूं की प्रधानता है। कुल बोए गए क्षेत्र मीन्स टोटल सोन एरिया में 38% एरिया ये दोनों फसलें ही कवर कर लेती हैं। साथ ही गेहूं व चावल उत्पादन के अंदर हिंदुस्तान का दुनिया में दूसरा स्थान आता है। हिंदुस्तान के कुल बोए गए क्षेत्र का 49% एरिया सिंचित क्षेत्र है। जैसे जैसे शहरीकरण, मॉडर्नाइजेशन बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे फूड डाइवर्सिटी और एग्रीकल्चर डाइवर्सिटी भी बढ़ती जा रही है। अब आमजन का रुझान फल, सब्जियों, पोल्ट्री, पिगरी, फिशरीज की तरफ बढ़ता है। साथ ही जो मिलेट्स हैं, मोटा अनाज जैसे बाजरा, जवार, रागी, इनकी तरफ भी आमजन का रुझान बढ़ता जा रहा है। क्योंकि जब हम लोग गेहूं खाते हैं तो उससे हमारी डायबिटीज के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं क्योंकि गेहूं का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज्यादा होता है। इसलिए हमारे खान पान में हमें रागी और मोटे अनाज को उपयोग में लेना चाहिए। खासकर जो बाजरा है हिंदुस्तान के बड़े इलाकों में होता है, हिंदुस्तान के अंदर ही बाजरे की पूर्ण खपत हो जाती है, उसका उपयोग भी आजकल बहुत ज्यादा बढ़ गया है। साथ ही कृषि के सामने बहुत सारी चुनौतियां भी हैं। कहा जाता है कि हिंदुस्तान की जो कृषि है वो मानसून का जुआ है, मीन्स इज हाईली डिपेंडेंट ऑन द मानसून। कई बार मानसून ढंग से नहीं आ पाता तो फसल की ऐसी हालत हो जाती है जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी बहुत कम हो जाती है। जब हम लोग ग्लोबल लेवल पे इसे कंपेयर करते हैं तो यूएसए, चाइना, ब्राजील की तुलना के अंदर हिंदुस्तान के अंदर आधे से भी कम उत्पादन होता है। और जब हम लोग हिंदुस्तान में रीजनल लेवल पे बात करते हैं तो बहुत ज्यादा रीजनल डाइवर्सिटी है। पंजाब के अंदर 4400 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उत्पादन होता है तो राजस्थान में केवल 1400 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर ही उत्पादन होता है। साथ पे कहीं पे इरिगेशन फैसिलिटीज बहुत ज्यादा है तो कहीं पे इरिगेशन फैसिलिटीज है ही नहीं। जैसे नॉर्थ वेस्ट का जो इलाका है हिंदुस्तान का, वहां पे इरिगेशन फैसिलिटीज बहुत ज्यादा है, कैनलाइजेशन, नहरीकरण बहुत ज्यादा हुआ है तो वहां पे फ्लड इरिगेशन किया जाता है, जिसके कारण सेम की समस्या, एसिडिटी, बेसिसिटी की समस्याएं होने लग गई है। इसके अलावा जो हमारे कुछ इलाके हैं वहां पे कृषि को बेहतर ढंग से उपयोग में ही नहीं लिया जा रहा। जैसे कि हमारा जो उत्तर पूर्व का इलाका है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, वहां पे हमारे पानी की उपलब्धता बहुत ज्यादा है, वहां पर लैंड एरिया भी काफी है, लेकिन वहां पे हम लोग जिस स्तर पे कृषि का उपयोग होना चाहिए वैसा उपयोग नहीं कर पाए हैं। ओवर फर्टिलाइजेशन और कम इरिगेशन फैसिलिटी होने के कारण कई बार फसलें खराब हो जाती है। जैसे हम लोगों ने यूरिया का कंटेंट ज्यादा डाल दिया और उस दौरान बारिश नहीं हुई, इरिगेशन फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं हो पाई तो फसल की ये हालात हो जाती है। इसके अलावा हम लोग जितना ज्यादा डीएपी, एनपीके उपयोग में लेके आते हैं उससे हमारी जमीन हार्ड होती जा रही है। साथ ही जब हम लोग बात करें कि कितने लोग नए खेती के साथ में जुड़ रहे हैं तो एक निराशाजनक आंकड़ा सामने आता है कि जो हिंदुस्तान का यूथ है वो कृषि से दूर जाता जा रहा है, उसको शहरीकरण की तरफ लगाव है। कारण ये है
कि हमारे यहाँ पे जो खेती की जाती है उसका बेहतर रिम्यूनरेटिव प्राइस किसानों को नहीं मिल पाता। बेहतर फसल का पारिश्रमिक न मिल पाना भी इसके पीछे एक बड़ा कारण है। सरकार ने इसके लिए एमएसपी की सुविधा की है, लेकिन एमएसपी भी कुछ ही फसलों के लिए प्रभावी है। केवल 23 एग्रीकल्चर क्रॉप्स के लिए एमएसपी अवेलेबल है। उनके अंदर भी गेहूं, चावल और कपास को प्रमुखता दी जाती है, बाकी फसलों की उपेक्षा की जाती है। इसके अलावा जो लास्ट कंज्यूमर के द्वारा कीमत चुकाई जाती है किसी भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की, उसका बेहतर प्राइस भी किसान को नहीं मिल पाता, जिसके कारण भी किसानों के अंदर निराशा होती है, वो एग्रीकल्चर से दूर जाते हैं। इसके अलावा इसकी इनपुट कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि अब मैकेनाइजेशन आ गया है। मैकेनाइजेशन आने के कारण यहाँ पे हाई यील्डिंग वैरायटी है उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है, फर्टिलाइजर की कॉस्ट बढ़ जाती है, ट्रैक्टर कॉस्ट, प्लगिंग कॉस्ट, हार्वेस्टिंग की कॉस्ट बढ़ गई। इसके अलावा जब फसल तैयार हो जाती है और उसे काट लिया जाता है तो उसकी बेहतर स्टोरेज फैसिलिटीज नहीं मिल पाती। खुले के अंदर जब हम लोग फसलों को छोड़ देते हैं तो बारिश के मौसम में खराब हो जाती है, या बहुत सारी इसके अंदर जो बैक्टीरिया, वायरस है, ऐसी दिक्कतें आ जाती है। तो कोल्ड स्टोरेज जो चेन है उसकी कमी भी है। इसके अलावा हमारी जो मार्केटिंग फैसिलिटीज हैं उनकी भी खामियां हमें देखने को मिलती है, जिस कारण से भी हमारा जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो इतना नहीं हो पाता। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के बाद में जो इसकी मार्केटिंग होनी चाहिए और अंतिम उपभोक्ता तक ये पहुंचनी चाहिए, उसके लिए हमारी जो सप्लाई चेन है उसकी भी बहुत सारी खामियां हैं। जब हम इनपुट कॉस्ट की बात करते हैं तो उसकी रेंज भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। हाई यील्डिंग वैरायटी बीज से लेके उसके लिए फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, उनकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है। साथ ही मैकेनाइजेशन आने के कारण वो भी खर्चे बढ़ चुके हैं। जब हम लोग बाद में पाते हैं कि जब हमारी फसल तैयार हो गई, उसके बाद में जो सबसे बड़ी समस्या आती है किसान के सामने वो है स्टोरेज की समस्या। हमारे यहाँ पे बेहतर स्टोरेज फैसिलिटीज नहीं है, साथ ही कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है। जब हमारी सब्जियों को, फलों को या हमारे जो फसली उत्पाद हैं उनको हम लोग खुले के अंदर स्टोर करते हैं तो बारिश में उससे खराब होने के चांसेस रहते हैं। इसके अलावा इसके अंदर बैक्टीरिया, वायरस या कीड़े मकोड़े लगने से भी ये खराब हो जाते हैं। तो हमारा जो बड़ा सारा उत्पाद है वो तो हमारी स्टोरेज फैसिलिटीज की कमी के कारण ही खराब हो जाता है। इसके अलावा हिंदुस्तान के अंदर जो सप्लाई चेन है उसकी कमी है। हमारा जो फूड प्रोसेसिंग सिस्टम है उसके अंदर भी खामियां हैं, जिस कारण से फसलों के अंदर वैल्यू एडिशन नहीं हो पाता। जैसे ये प्याज है, इन प्याज के लिए यहाँ पर बहुत ज्यादा प्याज उत्पादन हो रहा है, तो यहीं पे अगर इसके फूड प्रोसेसिंग प्लांट लग जाए तो यहीं पे फैक्ट्रियां डेवलप हो जाएगी, रोजगार बहुत ज्यादा डेवलप हो सकते हैं। उसके बाद में इनकी पैकेजिंग करके दूसरी जगह पे सप्लाई की जा सकती है। सरकार इनके लिए बहुत सारी योजनाएं भी लेके आई है। हिंदुस्तान की कृषि की खास बात है मिश्रित खेती, यानी जब खेती की जाती है उसके साथ में ही पशुपालन किया जाता है, जिसके कई सारे फायदे हैं। एक तो पशुओं का जो गोबर होता है वो खाद के रूप में काम में लिया जाता है, और जो फसल उत्पादों के बाद में जो चारा बचता है उनको पशु खा लेते हैं। इसके अलावा कई बार हमारे बीमा के रूप में भी पशु काम करते हैं कि हमारे द्वारा बकरी, गाय, भैंस बेच दी जाती है, दूध बेच दिया जाता है, जिससे किसान की एक्स्ट्रा इनकम भी शुरू हो जाती है। अगर किसानों को किसानी से जोड़े रखना है, यूथ को इससे जोड़ना है और नए लोगों को भी खेती से जोड़ना है, तो जरूरत है इसमें आय बढ़ोतरी की। उसके लिए हमारे को एक प्लान स्ट्रेटेजी के तहत काम करना होगा। जैसा सरकार काम कर रही है, सरकार के साथ में आम जन को और जो खेती से जुड़े हुए सेक्टर्स हैं उनको भी साथ में जुड़ के काम करना होगा। इससे रिलेटेड अलग अलग योजनाएं चल रही हैं, उन योजनाओं का हमें प्रत्यक्ष लाभ लेना होगा। जैसे पर ड्रॉप मोर क्रॉप, यानी कम सिंचाई के अंदर अधिक उत्पादन। उसके लिए अब हमारे को पूरी जगह जहां जहां खेती होती है वहां पर ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन किया जाना जरूरी है, न कि हम फ्लड इरिगेशन करें, जिससे हम लोग वाटर का सस्टेनेबल उपयोग भी कर लेंगे और हमारे सामने जो सेम एसिडिटी, बेसिडिटी की समस्या है उससे भी निजात पा लेंगे। जहां कहीं पे भी एसिडिटी और बेसिडिटी की समस्या आ जाती है, उस समस्या का निस्तारण हमारे द्वारा रॉक फॉस्फेट, जिप्सम के छिड़काव या मैन्योर के छिड़काव से किया जा सकता है। जब हमारा इनपुट कॉस्ट की बात की जाए तो उसमें हम लोग हाई यील्डिंग वैरायटी को उपयोग में लेंगे। हमारे द्वारा ही हमारे खेतों के अंदर बेहतरीन क्वालिटी के बीज डेवलप हम लोग करें, बेहतर तरीके से प्लगिंग हो, बेहतर तरीके से टीलिंग हो, हमारे खेतों का मैकेनाइजेशन हो, जिससे बेहतर हम लोग ज्यादा उत्पादन की तरफ बढ़ सके। उसके लिए हमारे को सरकार की तरफ से भी सब्सिडी की जरूरत होती है, साथ में ही हम लोग बेहतर बीजों को बना सकें, उसके लिए हमारे को एक नए रिसर्च सेंटरों की भी जरूरत पड़ेगी।
जब किसान के द्वारा खेती का उत्पादन कर दिया, उसके बाद में जरूरत पड़ती है सिंचाई की, तो सिंचाई पे हमने बात की है। उसके बाद में जब फसल चल रही होती है, उस दौरान कई बार खराबा हो जाता है, उसके लिए सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बना रखी है। हमारा जब केसीसी बनाया जाता है, उसी दौरान फसल बीमा किया जाता है, तो उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। कई बार फसल बीमा बेहतर तरीके से नहीं हो पाता, किसानों को जो लाभ मिलना चाहिए वो लाभ नहीं मिल पाता है। इसके बाद में हमारा जो वेयर हाउसिंग सिस्टम है, कोल्ड स्टोरेज सिस्टम है, वो बेहतर होना चाहिए। बाद में सप्लाई चेन, मार्केटिंग फैसिलिटीज वो भी बेहतर तरीके की होगी, तब ज़्यादा से ज़्यादा हमें लाभ मिल पाएगा। आज़ादी के बाद में सरकार ने अनेक प्रयास किए हैं, और साथ ही जैसे जैसे कृषि अपने आप में एक बाजार के अंदर आई, बाजार में आने के साथ में उसमें भी बहुत सारे बदलाव आए हैं। 1950 में जब हमारा संविधान बनके लागू हो गया, तो भूमि सुधार किए गए। लैंड रिफॉर्म्स के अंदर अबोलिशन ऑफ जमींदारी किया गया, लैंड फॉर द टीलर्स, सिक्योरिटी ऑफ द टेन्योर ऑफ द टेनेंट्स, काश्तकारों को जमीन पे हक दिया गया, जमींदारी का उन्मूलन किया गया। सीलिंग एक्ट लागू किया गया कि एक व्यक्ति के पास में एक लिमिट से ज्यादा जमीन नहीं हो सकती। उसके अलावा हमारे सरकार के द्वारा अलग अलग योजनाएं चलाई जाती हैं, जिसके अंदर लैंड फ्रेगमेंटेशन और लैंड डिवीजन है, उनका एकीकरण किया जाता है, भूमि की चकबंदी की जाती है, रजिस्ट्रेशन के लिए काम किए जाते हैं। हमारा जो फसलें हैं, उसके अलावा हमारी जो ज़मीनें हैं, उनका भी रजिस्ट्रेशन किया जाए, यानी हमारा लैंड रिकॉर्ड बेहतर होगा, तो हमारे को जो एग्रीकल्चर क्रेडिट है वो मिल पाने में आसानी रहती है। उसके लिए गवर्नमेंट ने 1982 में नाबार्ड की स्थापना की, तो 1989-99 के अंदर किसान क्रेडिट कार्ड जैसी योजनाएं सरकार लेके आई। सिंचाई को बेहतर बनाने के लिए 1972 में कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया गया, तो 1998 के अंदर एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम स्टार्ट किया गया। उसके अलावा रिसेंटली हम लोग देखते हैं कि सन 2002 में एग्रीकल्चर को प्राइम मूविंग फोर्स बनाया गया, क्योंकि बेसिकली जो हिंदुस्तान है वहाँ पर एक बड़ी आबादी खेती से जुड़ी हुई थी, और हिंदुस्तान ने आज़ादी के समय उद्योग को अपना प्राइम मूविंग फोर्स बना लिया था। यानी अब सभी सेक्टर्स को एग्रीकल्चर को डेवलप करने में लगाया जाएगा, क्योंकि बहुत सारी जो इंडस्ट्रियल एरिया होता है, उसका जो रॉ मटेरियल वो एग्रीकल्चर से आता है। वहाँ पे कुछ काम करने की हमारे को ज़रूरत है। सरकार की जो योजनाएं हैं, सॉइल हेल्थ कार्ड हैं, वो हमारे को बनाने की ज़रूरत है। त्वरित सिंचाई बेनिफिट प्रोग्राम है, उसको अपनाने की ज़रूरत होती है। उसके अलावा जितने भी हमारे जो छोटे छोटे क्रेडिट से रिलेटेड हमारे जो सरकार के द्वारा ग्रांट्स दी जाती हैं, वो डायरेक्ट लास्ट माइल जो बेनिफिशियरी हो उसके पास में पहुँचे, उसके लिए डीबीटी योजना। हमारा जो एक फर्टिलाइजर सिस्टम होता है, उसके अंदर सब्सिडी दी जाती है सरकार के द्वारा। यूरिया के अंदर सब्सिडी दी जाती है। यूरिया का जो 50 किलो का कट्टा है वो 250-300 रुपए में आ जाता है। अगर नीम लेपित यूरिया है तो 10-20 रुपए एक्स्ट्रा लग जाते हैं। एनपीके का जो कंसंट्रेशन होना चाहिए वो बेहतर होना चाहिए, 2-4-1 के अंदर होना चाहिए। इसके अलावा डीएपी रहे, बेहतर क्वालिटी से हम लोग उनका उपयोग करेंगे। बाद में पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, रोडेंटिसाइड, उनका बेहतर उपयोग किया जाएगा, तो फसल का प्रोडक्शन होने के बेहतर चांसेस रहते हैं। और इनसे रिलेटेड जितनी भी योजनाएं हैं, उन योजनाओं को हमारे द्वारा, सरकार के द्वारा और इस क्षेत्र से जो लोग जुड़े हुए हैं उनके द्वारा बेहतर इंप्लीमेंट किया जाए। साथ ही खेती पर ही निर्भर ना रहे, खेती से रिलेटेड जो भी अटैच्ड अलग अलग इंडस्ट्रीज हैं, उनकी तरफ भी हमें ध्यान देने की जरूरत होती है। जैसे जब किसान खेती करता है तो पशुपालन भी कर लेता है मिश्रित खेती। उसके साथ में हम लोग पोल्ट्री फार्म को भी डेवलप कर सकते हैं, पिगरी फार्म, सुअर पालन भी कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे जैसे कि एक मुर्गों की वैरायटी होती है कड़कनाथ, वो जब किसान के द्वारा साथ में पाल लिया जाए तो बेहतर आय के साधन बनते हैं। डेयरी डेवलपमेंट किया जा सकता है, वर्मी कंपोस्ट को बढ़ावा दिया जा सकता है। ऐसे इनोवेशन लेके आएंगे। साथ में हम बागवानी को, फल सब्जियों को, क्योंकि अब जैसे जैसे शहरीकरण बढ़ा है, लोगों का फूड बास्केट है वो बदल गया है, तो फल सब्जियों की तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए। फूलों की तरफ खेती किया जा सकता है। जब ये खेतियां की जाएगी तो किसान के पास में आय दोगुनी होने के पूरे चांसेस बढ़ जाएंगे। और शहरों और गांवों की रोड कनेक्टिविटी बेटर बनाई जाए, उससे जैसे ही हमारा जो प्रोडक्ट है वो डायरेक्ट शहरों के अंदर तेज गति से पहुंच जाए। पॉली हाउस डेवलपमेंट, ग्रीन हाउस डेवलपमेंट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के डेवलपमेंट किए जाए। फार्म पॉन्ड बनाए जा रहे हैं। फार्म पॉन्ड के अंदर किसान खेती भी कर सकता है, साथ के अंदर एजोला भी उगा सकता है, उसी में फिशरीज का पालन भी कर सकता है। तो किसान के पास में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं।
जिसके पास में किसानी जैसी स्किल है वो अपनी इम्प्रूव करे। उसके लिए हमारे को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस डेवलप करने होंगे, ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाने होंगे, जिससे हम लोग एक साइंटिफिक तरीके से खेती कर सकें। परंपरागत तरीका और मॉडर्न तरीका दोनों को साथ में अपना के हम बेहतर प्रोडक्ट बना सकते हैं, जिसमें हमारी जो जैविक खेती है वो भी बनी रहे और जैविक खेती के अंदर हमारा प्रोडक्शन भी बढ़ जाए। उसके बाद में हमारा जो प्रोडक्ट रहेगा उसको मार्केट फैसिलिटी प्रोवाइड करें, जैसे कि सरकार ने ई-नाम बनाया है, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, एपीएमसी कानूनों में सुधार किया है। इसके अलावा हम लोग अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनको आउट ऑफ इंडिया बेचें, जैसे कि भारतीय बासमती की जो डिमांड है विदेशों में बहुत ज़्यादा है। गेहूं को प्रतिस्थापित करके गेहूं के अंदर सरबती गेहूं को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाना चाहिए, हमारे को दलहन तिलहन की तरफ जाना चाहिए। जब हम लोग इस तरीके से आगे बढ़ेंगे तो वास्तव में किसानों की आय बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। हिंदुस्तान में फूड सिक्योरिटी तो ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद में आ गई, लेकिन अब जरूरत है न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी की। हमारे को अपनी फूड डाइवर्सिटी को बढ़ाना होगा। अब गेहूं चावल से आगे बढ़कर हमें हमारे जो प्रोटीन सप्लीमेंट्स हैं या हमारे जो विटामिन को पूर्ति करने वाले जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी तरफ हमें आगे बढ़ना होगा। यानी कि हमारे को अब हमारे जो मिलेट्स हैं, फल सब्जियां, दलहन तिलहन की तरफ भी ध्यान देना होगा, जिससे हमारा फूड बास्केट बेहतर हो पाएगा। इसके अलावा जब कृषि सुधार की बात करते हैं हम लोग, तो कॉर्पोरेट सेक्टर को कृषि में भागीदारी बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि केवल हिंदुस्तान का 1% कॉर्पोरेट सेक्टर ही कृषि के अंदर भागीदार है। इसके लिए हमारे को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की तरफ भी आगे बढ़ना होगा। साथ ही हमारे जो परंपरागत तरीके हैं कृषि के उन्हें भी अपनाना होगा और हमारे को जीरो बजट फार्मिंग की तरफ बढ़ना होगा। किसान है उसे किसी भी हालत के अंदर बाहर से जो फल सब्जियां वो खरीद के नहीं लानी पड़े, वो अपने खेत के अंदर भी बेहतर तरीके से अलग अलग तरीके से फूड डाइवर्सिटी, हमारी जो एग्रीकल्चर डाइवर्सिटी है उसको बढ़ावा दे, पशुपालन है उसको बढ़ावा दे, बागवानी को बढ़ावा दे, ज्यादा से ज्यादा मैकेनाइजेशन की तरफ बढ़े और उसके अलावा जो फूड प्रोसेसिंग की फैसिलिटीज हैं उनकी तरफ भी उसे बढ़ना होगा। मैकेनाइज ट्रैक्टर लेके आए। कॉर्पोरेट फार्मिंग के साथ में यहाँ पे कोऑपरेटिव फार्मिंग, सहकारी कृषि की तरफ भी हमें बढ़ना होगा। हमारी जो छोटी जोतें होती जा रही है, जो जिसका कारण है लैंड फ्रेगमेंटेशन, लैंड डिवीजन। एक खेत हमारा यहाँ पे, दूसरा यहाँ से बहुत ज्यादा दूरी पर है, यानी दो जगह पे हमारे खेत अटैच नहीं है, दैट इज लैंड फ्रेगमेंटेशन। लैंड डिवीजन, जैसे जैसे किसी परिवार के अंदर आबादी बढ़ती जाती है तो हमारे खेत के टुकड़े ज्यादा हो जाते हैं, तो उन्हें भी हमें ज्वाइंट करने की जरूरत है, ताकि हमारा जो लैंड पार्ट है वो बहुत ज्यादा हो जाए, जिससे हम लोग एक बड़े स्तर पर हमारी कॉमर्शियल एग्रीकल्चर को बढ़ावा दे सकें। ऐसी फसलों को हमें बोना चाहिए जो कि हमारी न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी को भी प्रोत्साहन दे। साथ में ही हमें ज्यादा से ज्यादा कृषि के अंदर आत्मनिर्भर होने की जरूरत है। हमारे को सोलर एनर्जी की तरफ बढ़ना होगा, मैकेनाइजेशन की तरफ बढ़ना होगा, परंपरागत जो खेती के तरीके हैं उनकी तरफ बढ़ना होगा। हमारे द्वारा जो यूरिया है उसकी जगह नीम लेपित यूरिया को काम में लेना होगा। हमारे द्वारा फर्टिलाइजर्स की जगह हमारे जो मेन्योर्स हैं उनको काम में लेना होगा। हमारी जो बाड़े हैं वहां पे पौधे लगाने होंगे। जो फॉरेस्ट्री हो जाएगी तो हमारी एक्स्ट्रा इनकम के ये साधन बन जाते हैं और इस प्रकार से हमारी खेती एक प्रॉफिटेबल एग्रीकल्चर के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी। धन्यवाद।